प्यारे दर्शकों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता द्वारा ITI नगर की इस खास पेशकश मिशन एग्जाम में। आज हमारा मिशन एग्जाम का 4th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम आज 48 क्वेश्चन लेकर आए हैं DC सर्किट पर आधारित। और DC सर्किट पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे नेमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो जिस प्रकार हमने पीछे आपको 3 लेक्चर कराए हैं मिशन एग्जाम में, उसी प्रकार विस्तार पूर्वक इस लेक्चर में भी हम DC सर्किट से रिलेटिव MCQ क्वेश्चन विस्तार पूर्वक कराने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु में पूछा है। देखिए, जो तांबा होता है हमारा Cu होता है हमारा 29, यानी 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो पूछा है तीसरे कक्ष में, पहले हम इसकी परमाणु संरचना देख लेते हैं। होती है इसकी 2, 8, 18, 1। पूछा है तीसरे कक्ष में 1, 2, 3, यानी तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन इसके उपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक बताना है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि अर्धचालक कौन सा है। यूरेका हमारा होता है चालक पदार्थ जो आपका रेगुलेटर्स में काम आता है। और एबोनाइट हमारा चालक होता है, मैग्नीन हमारा चालक होता है, और जर्मेनियम होता है हमारा अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक के और भी उदाहरण है, सिलिकॉन, आपका कार्बन और सिलेनियम, ये हमारे अर्धचालक में आता है। और जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमारी ABC चालक है, और जो ऑप्शन डी है ये हमारा जर्मेनियम अर्धचालक है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, अर्धचालक इसमें पूछा है। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन ही है कि नियॉन ध्रुवता संकेतक, यानी जो नियॉन इंडिकेटर हमारा टेस्टर होता है, उसमें पूछा है कि AC आपूर्ति को जांचते समय संकेत क्या होता है। देखिए, जो हमारा नियॉन पोलैरिटी का टेस्टर होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो जब हम उससे AC को नापते हैं तो जो उसके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दोनों चमकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। हमने बताया कि जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो उसके दोनों जलते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। अगर DC होता तो उसका एक इलेक्ट्रोड जलता और एक ना जलता। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है AC को जांचना है। तो AC को जांचते समय जो नियॉन पोलैरिटी का टेस्टर होता है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वो दोनों ही जलते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4th नंबर पर, कहता है कि 500 वाट के लैंप को 4 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। कहता है कि 500 वाट का हमारा लैंप है, यानी P इक्वल टू हमारी 500 वाट है। कहता है 5 घंटे जलता है। आवर हमारा कितना है, जो हमारा टाइम है वो कितना है हमारा 5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, जो हमारी पावर हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 500 × 5, तो कितना हो गया 2500 वाट टोटल हमारी पावर हो गई। अब बताना है कि यूनिट में निकालना है। हमें पता है कि हमारा एक यूनिट में 1000 वाट होता है। तो जब हम इसको 2500 को यूनिट में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2500/1000 करेंगे। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 2.5 यूनिट हमारी खर्च होने वाली है। 500 वाट के बल्ब को 5 घंटे तक जलाने में कितनी यूनिट खर्च होगी, 2.5 यूनिट। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 में पूछा है 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए, पावर दी है 100 वाट और वोल्टेज दी है 250 वोल्ट, और हमें R निकालना है। हमें क्या निकालना है, R। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है P = V²/R। पावर का फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले होते हैं, P = VI, P = I²R और P = V²R। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे जो R निकालना होगा हमें, तो R = आ जाएगा हमारा V²/P। ठीक है, और जो V है हमारा कितना है, वो है हमारा 250 × 250, और P कितना है हमारा 100 वाट, तो /100। ये जब इसको
करेंगे सोल्व तो हमारा आ जाएगा 625 ओम। रेजिस्टेंस निकालना है तो यूनिट बनेगी ओम, तो 625 ओम हमारा राइट आंसर बनता है। तो जो ऑप्शन डी में दिया है 625 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में पूछा है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। कहता है कि हमारा कोई बंद परिपथ है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे हमारी V1 है, तो कहता है कि टोटल वोल्टेज स्रोत यानी एप्सिलॉन E इक्वल टू होता है हमारा जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है V इक्वल टू IR यानी एप्सिलॉन IR। तो ये कौन सा नियम है कि जो इसका टोटल वोल्टेज है वो टोटल IR के इक्वल है। जब आपने थ्योरी पढ़ी थी उसमें देखा होगा एक KVL पढ़ा होगा, यह होता है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी किरचॉफ का दूसरा नियम। और जो KCL था हमारा ये किरचॉफ का पहला नियम था यानी किरचॉफ करंट लॉ। इसमें क्या होता है कि किसी नोड पर समस्त आने वाला करंट जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू होगा I4 प्लस I5 के। तो ये हमारा KCL है किरचॉफ का प्रथम नियम। लेकिन पूछा है इसने कि लूप में हमारा टोटल वोल्टेज स्रोत टोटल IR के यानी वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो ये हमारा है KVL यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम। ऑप्शन ए में दिया है ओम का नियम, बी में प्रतिरोध का नियम, सी में किरचॉफ का पहला नियम, डी में किरचॉफ का दूसरा नियम। हमने आपको बताया है ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में पूछा है कि 200 वाट और 240 वोल्ट के दो लैंप 240 आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं। इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं। देखिए क्या कह रहा है कि 200 वाट के दो लैंप हैं हमारे, ये हमारे दो लैंप हैं 200 वाट के, 200 वाट और 200 वाट, और ये हमारे श्रेणी में जुड़े हैं, ये हमारा श्रेणी हो गया। और 240 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़े हैं यानी जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज है वो हमारा कितना है 240 वोल्ट। कुल शक्ति ज्ञात कीजिए यानी टोटल पावर हमें निकालनी है PT इक्वल टू। तो इसका जो हम श्रेणी में पावर का फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है हमारा 1/PT इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। अगर होता समांतर में हम लगाते PT इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हम लगाते पैरेलल में यानी समांतर में। लेकिन ये हमारा है सीरीज में हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू रख लेते हैं। P हमें पता है कि 200 है हमारी, P1 और P2 200, तो PT निकल जाएगा 1/PT इक्वल टू PT हमारा टोटल पावर 1/P1 200 वाट प्लस P2 200 वाट 1/200। तो सोल्व करेंगे PT इक्वल टू आ जाएगा हमारा LCM 200 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा हमारा 2। तो जब हम PT निकालेंगे तो PT आ जाएगा 200/2 इक्वल टू आ गया हमारा 100 वाट। यानी अगर हम 200 वाट के दो बल्ब को श्रेणी से जोड़ते हैं तो हमारा जो टोटल पावर आती है वो आती है हमारी 100 वाट। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में पूछा है यदि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए जब हम R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब हमारा टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हमने इनको पैरेलल में जोड़ा है। पैरेलल क्रम कैसा होता है बनाकर दिखा देता हूं। ये हमारा हो गया R1, ये R2, ये R3 हो गया। यहाँ पे हमारा सोर्स आ जाता है। ये R1 R2 और R3 ये हमारा पैरेलल होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि समांतर में तीन प्रतिरोध जुड़े हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला होता है।
देखिए ऑप्शन में ये फॉर्मूला हमें दिया है क्या कहीं, ऑप्शन ए में दिया है आर टी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये हमारा श्रेणी का होता है। बी में दिया है आर टी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, यहाँ पे आर टी के बजाय अगर होता वन अपॉन आर टी तब हमारा ये सही होता। देखिए यहाँ पे वन अपॉन आर टी है लेकिन इसने दिया है आर टी। सी में दिया है आर टी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन आर टू प्लस आर थ्री, ये भी हमारा गलत है। अगर हम डी की बात करें, डी हमारा राइट आंसर है। वो कैसे है, देखिए वन अपॉन आर टी होता है हमारा इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ये होता है ना। तो जब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके हर की, तो हर हमारा यहाँ पे एक लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इसके पूरे के बटे में मैं एक लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये वाली टर्म भी हमारी ऊपर आएगी, तो आर टी इक्वल टू बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, एक ऊपर चले जाएगा यानी एक के बटे में ये पूरे वाला टर्म आ जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो जो ऑप्शन डी में दिया है यही दिया है आर टी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में पूछा है। देखिए इस लेक्चर में हम आपको आज 48 क्वेश्चन कराने वाले हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छे से आपको बिल्कुल सटीक तरीके से एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। 9 क्वेश्चन में पूछा है कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए I2 प्रतिरोध पर क्या होगा। देखिए जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी में हमने आपको बताया था अगर हमारा शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है हमारा, शॉर्ट सर्किट में होता है हमारा R होता है हमारा 0 और I होती है हमारी इन्फिनिटी यानी अनंत होती है। और जो हमारा ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट में R हमारा होता है अनंत यानी इन्फिनाइट और I होती है हमारी 0। तो ये पूछा है कि खुले हुए R2 प्रतिरोध यानी हमारा ओपन सर्किट है, तो उसमें ओम मीटर का पाठ्यांक पूछा है, तो हमारा क्या होगा, खुले ओपन सर्किट में जो R की वैल्यू होगी वो हमारी अनंत होगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए में क्या है, शून्य पाठ्यांक पर संकेत, बी में अनंत पाठ्यांक पर संकेत, सी में परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, डी में दिया है R1 और R3 प्रतिरोधों के योग का मान। नहीं, हमने बताया है कि अनंत होगा, तो जो ऑप्शन बी में दिया है अनंत पाठ्यांक पर वो संकेत करेगा हमारा ओम मीटर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th पर पूछा है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, रेजिस्टेंस का नियम होता है। वो एक तो होता है हमारा फर्स्ट नियम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी अगर लेंथ हमारी बढ़ती है तो आर भी हमारा बढ़ता है। दूसरा होता है हमारा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ए, ए होता है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी अगर हमारा ये बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारा घटता है तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है। तो यही पूछा है इसमें इसने कि जो इसका व्यास है उसको हम 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ा रहे हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो वो कितना घटेगा, जितना हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है उसका स्क्वायर रेजिस्टेंस घटता है। मान लिया ये 2 मल्टीप्लाई हुई है, इसकी 2 बार दुगना बढ़ा है, तो ये 2 का स्क्वायर घटेगा रेजिस्टेंस, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी 4 गुना हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया है 2 गुना तक बढ़ जाएगा, बी में 4 गुना तक कम हो जाएगा और सी में आधा तक कम हो जाएगा, डी में प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने बताया आपको 4 गुना तक का हमारा प्रतिरोध कम हो जाएगा क्योंकि वो 2 गुना बढ़ा है। अगर 2 गुना बढ़ता है तो जितना भी बढ़ता है उसका स्क्वायर करना है आपको, अगर 3 गुना बढ़ेगा तो 3 का स्क्वायर करके यानी 9 गुना हमारा प्रतिरोध घटेगा। तो राइट आंसर बनता है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में पूछा है प्रतिरोध का क्या नाम है। देखिए जो ये प्रतिरोध दिया है डायग्राम में, ये डायग्राम में प्रतिरोध दिया है, इसका नाम पूछा है, ये होता है हमारा तार बंधे हुए प्रतिरोध यानी वायर वाउंड प्रतिरोध होता है। कौन सा है, वायर वाउंड प्रतिरोध होता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12th में पूछा है
कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। देखिए ये जो हमारा रजिस्टर दिया है, कार्बन रजिस्टर है, इसका कलर कोडिंग के मेथड से बताना है इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, तो हम बताते हैं वैल्यू कितनी है इसकी। वो कैसे पता लगाते हैं, एक हमारी कलर कोडिंग में एक टेबल होती है, आपने याद करी होगी, वो कलर कोडिंग की टेबल कैसे होती है, हम आपको बनाकर दिखा देते हैं एक बार फिर भी। तो वो टेबल बनाकर हम दिखाते हैं आपको। देखिए टेबल कुछ इस प्रकार की थी, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये थी ना। फिर नीचे था हमारा गोल्ड, सिल्वर और नन। यहाँ पे क्या था हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर होता था 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। फिर गोल्ड की आ जाती है हमारी 10 की पावर -1 और इसकी 10 की पावर -2। फिर हमारा मल्टीप्लायर के बाद में होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है हमारा 1% ±1% ±2% ±3% ±4% होता है। फिर गोल्ड पर आ जाते हैं ±5% होता है, और सिल्वर का +10% होता है, और नन का हमारा +-20% होता है। यह टेबल आपने याद करी होगी, मुझे उम्मीद है। तो और हमें जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हमारा ये हमारा कार्बन प्रतिरोध है, 4 बैंड हमारा ये प्रतिरोध है। पहला दिया है ये हमारा रेड है, दूसरा हमारा ब्लू है, और तीसरा हमारा ऑरेंज है, और चौथा हमारा सिल्वर है। तो इस कार्बन प्रतिरोध की हमें वैल्यू बतानी है कलर कोडिंग के मेथड से। तो सबसे पहले हमारा रेड है, रेड ये रहा हमारा, रेड की वैल्यू कितनी है 2। फिर हमारा ब्लू है, ब्लू की वैल्यू हमारी 6 है, इनटू मल्टीप्लाई हमारा ऑरेंज, ऑरेंज 10 की पावर 3, और फिर हमारा सिल्वर, सिल्वर है हमारा +-10%। तो देखिए आपके ऑप्शन में ये वाली कोई वैल्यू मिलती है क्या? ये हमारी मिलती है ऑप्शन बी में 26 × 10 की पावर 3 ±10%। ये वाट नहीं, यहाँ पे ओम आना है। ये क्या आएगा, यहाँ पे ओम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी आई है तो उसकी यूनिट है यहाँ पे ओम लगेगी। ये वोट इस पे गलत लिखा है, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में पूछा ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है। जो ये रेखीय लीनियर स्केल दी है, पूछा कि जो ओम मीटर होता है वो लीनियर स्केल में क्यों समंजित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं। क्या कहा है पहले में इसने, ए ऑप्शन में वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है। नो, ये हमारा गलत है, वोल्टेज हमारा आई के समानुपाती होता है। बी में दिया है, यानी ये हमारा गलत हो गया है। बी में दिया है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी आई व्युत्क्रमानुपाती होती है आर। ठीक है ना, तो ये हमारा एक हद तक ठीक है, क्योंकि V = IR होता है। अगर I की वैल्यू निकाले तो V/R होता है, जिस जहाँ से निकल कर आता है 1/R, यानी I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/R के। तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। सी में दिया है प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा ओम के नियम में कहीं आया है धारा का वर्ग? नो, ये हमारा गलत है। डी में दिया है वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नो, ये हमारा गलत है, वोल्टेज हमारा केवल आई के समानुपाती होता है, तो ये भी हमारा गलत है। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही है, आई हमारी आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है आपको, और हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना हो। और ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे बैलेंस्ड कंडीशन है या अनबैलेंस्ड कंडीशन है। अगर बैलेंस कंडीशन होती है तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें दिए हैं PR
यानी P इंटू आर इक्वल टू क्यू एस, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर ये हमारा इनका मल्टीप्लाई पी आर का मल्टीप्लाई क्यू एस की मल्टीप्लाई के बराबर है तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ये हमारी बैलेंस्ड कंडीशन है। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ये हमारी अनबैलेंस्ड कंडीशन होती है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन में P की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए P की वैल्यू हमारी 500 है, यही फॉर्मूला लगाए हम, पी आर इक्वल टू क्यू एस। P हमारा कितना है 500 इंटू आर हमें निकालना है, क्यू हमारा कितना है 300 इंटू एस हमारा कितना है 15। तो जब हम आर निकालेंगे तो क्या आएगा 300 इंटू 15 अपॉन 500, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 3 तिया 9 ओम। तो जो राइट आंसर बनता है वो बनता है हमारा 9 ओम। इसमें देखिए वाट दिया है, वाट नहीं आना है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये हमारी यहाँ पे ओम आना है, 9 ओम आना है। जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध है RDC उसकी वैल्यू हमने निकाली है 9 ओम। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में पूछा है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। देखिए जो ऋणात्मक तापमान यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा है कि किस पदार्थ में होता है, वो होता है हमारा अर्धचालक और अचालक में। जो हमारा चालक होता है उसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और अर्धचालक और अचालक में हमारा निगेटिव यानी ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो जो ऑप्शन ए में दिया है ये अभ्रक है, हमारा अचालक है। बी में यूरेका चालक है। सी में कॉपर तांबा ये हमारा क्या है चालक है, और मैग्नीन भी हमारा चालक है। जो हमारा यूरेका तांबा मैग्नीन है इसका तापमान गुणांक पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, लेकिन इसने पूछा है ऋणात्मक किसका होता है, वो अचालक का होता है, जो कि माइका अभ्रक हमारा अचालक है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं। देखिए जो हमने बताया था V इक्वल टू आई आर हमारा ओम का नियम होता है। इसमें हमारी कौन कौन सी राशि होती है विद्युतीय, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है, धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति। यहाँ पे शक्ति का कोई जिक्र ही नहीं है। बी में दिया है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ना होकर हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस हमारा होगा तो हमारा वो ओम के नियम में विद्युतीय राशि संबंध रखेगी। ऑप्शन सी में दिया है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। जी हाँ, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध ये हमारे ओम के नियम में संबंध रखती है। डी में दिया है वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता। नो, यहाँ पे राइट आंसर लगेगा हमारा ऑप्शन सी, धारा यानी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। नो, ना कि रजिस्टिविटी। देखिए जो ऑप्शन बी में दिया है रजिस्टिविटी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है रजिस्टिविटी, तो ऑप्शन बी पे ही बच्चा राइट लगा कर आ जाता है, जबकि हमें सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सी में देखो रेजिस्टेंस दिया है जो कि हमारा रेजिस्टेंस सही है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 17 में कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट। देखिए पैरेलल सर्किट है और इसमें R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो R2 की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, तो हम आपको निकाल कर बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए जो ये लेक्चर है, लेक्चर हमारा मिशन एग्जाम का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3, लेक्चर 4 ये हमारा इलेक्ट्रीशियन के लिए तो उपयोगी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये कॉमन होता है इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। और डीसी सर्किट हमारा खासकर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी होता है। तो ये आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं तो आपके लिए भी उपयोगी है। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिए हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे 24 वोल्ट है। यहाँ पे जो R1 दिया है वो हमारा 8 ओम है, यहाँ पे I1 है, ये हमारा I2 है और R2 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। ये हमारा I3 है और R3 की वैल्यू हमारी 3 ओम, और जो हमारा I आया हुआ है I इक्वल टू हमारा 15 एम्पियर, ठीक है।
तो इस R2 की वैल्यू हमें निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है तो हमें V/I का पता होना जरूरी है, यानी हमें V भी पता होना चाहिए और I भी पता होना चाहिए। V हमें पता है 24 है, क्योंकि समांतर परिपथ में हमने बताया था प्रत्येक शाखा में उतना ही वोल्टेज होगा जितना कि वोल्टेज स्रोत है, यानी इस शाखा में भी 24 वोल्ट, इस शाखा में भी 24 वोल्ट और इस शाखा में भी 24 वोल्ट होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे वोल्टेज हमारा 24 वोल्ट है, लेकिन हमारे पास में I नहीं है, तो हमें यहाँ पे I2 सबसे पहले निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे हम I? देखिए I1 की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। हम कैसे निकालेंगे, इस वाली शाखा में हमारे पास में वोल्टेज भी है और R भी है, तो I इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, V/R। V हमारा 24 अपॉन R हमारा 8, तो 8 दिया 24 एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर आ गया। और फिर ये हमारा I1 आया, निकालना हमें I3 V/, ये V1 और R1 था, ये V3 और R3 है। V3 हमारा क्या है 24 वोल्ट अपॉन R3 हमारा क्या है 3, तो 8 दिया 24, तो ये हमारा कितना आ गया I3 8 एम्पियर। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम KCL कहता है कि किसी नोड पर आने वाला करंट और जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। आने वाला करंट हमारा कितना है I, और जाने वाला करंट हमारा I1 I2 I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू हमारी 15, I1 की वैल्यू हमारी 3 एम्पियर आई है, प्लस I2 की हमें निकालनी है, प्लस I3 हमारा 8 एम्पियर आया है। तो I2 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 15 माइनस 8 और 3 11, ये आ जाएगी 4 एम्पियर। ठीक है ना, ये आ गई हमारी I2 की वैल्यू 4 एम्पियर। अब यहाँ पे हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं R2 को। R2 इक्वल टू V2 अपॉन I2। तो V हमारा कितना है, V2 हमारा कितना है 24 आया था हमारा प्रत्येक शाखा में, तो 24 वोल्ट अपॉन I2 हमारा कितना है 4 एम्पियर अपॉन 4, तो 4 छिक्का 24, तो ये हमारा R2 की वैल्यू आ गई है 6 ओम। R2 की वैल्यू कितनी आई है 6 ओम। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन सी 6 ओम R2 की वैल्यू। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, I1 की वैल्यू निकाली है, I3 की वैल्यू निकाली है, उसके बाद में I2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। I2 की वैल्यू इसलिए निकाली है, अगर हम R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो हमें V का और I का पता होना जरूरी है। तो V का तो हमें पता था 24 है, लेकिन हमारे पास में I नहीं थी, इसलिए हमने ये यहाँ पे KCL अप्लाई करके I2 की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। I2 की वैल्यू निकालने के बाद में हमने R रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर R की वैल्यू निकाली है 6 ओम। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में पूछा है एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। देखिए यही ले लो आप, ये हमारा समांतर परिपथ है, कहता है कि एक शाखा हमारी खुली हुई है, ये हमारी क्या है ओपन है यहाँ पर, तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं किस बारे में पूछ रहे हैं। धारा समान बनी रहेगी, नहीं, देखिए अगर यहाँ पे धारा आ रही थी पहले तो और यहाँ पे टूट जाता है, ये ओपन हो जाता है, तो धारा समान नहीं बनी रहेगी। यहाँ पे हमारी जो आई होगी, इस वाली शाखा में आई होगी, वो हमारी 0 हो जाएगी। बी में दिया है पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, नहीं, समांतर का ये तो फायदा होता है कि अगर एक शाखा टूट गई है, ओपन हो गई है, तो जो बाकी की शाखा है वो अपना कार्य करती रहेगी पहले जैसा पहला कर रही थी। तो ये भी इसका गलत है बी में। तीसरे में कहा है उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, हाँ ये सही कह रहा है कि उस शाखा में आई हमारी 0 हो जाएगी, यानी धारा हमारी 0 हो जाएगी, धारा नहीं बहेगी। और डी में कहता है खुली शाखा में वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा, ये भी गलत कह रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप है वो अधिक हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी 0 हो जाएगा। जब हमारी धारा 0 हो गई, वोल्टेज ड्रॉप पर क्या होता है हमारा V इक्वल टू आई आर, जब भाई हमारा I 0 हो गया तो R भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप हमारा टोटल कितना आएगा 0। तो जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। तो राइट आंसर क्या आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में पूछा है प्रतिरोधकता की क्या इकाई है, यानी रजिस्टिविटी की पूछा है, रजिस्टिविटी की यूनिट पूछा है क्या होती है। देखिए जब हम एक बार हम याद करें अपने
प्रतिरोध के नियम को। पहला नियम है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के। और फिर अगर हम समीकरण 1 समीकरण 2 को मिलाए तो R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाता है। और जो ये हमारा अनुक्रमानुपाती है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं इसको रो, ये हमारा रो होता है L अपॉन A। और जो ये रो होता है ये होती है हमारी रजिस्टिविटी। अगर हम रजिस्टिविटी निकालेंगे यहाँ से क्या आएगा R A अपॉन L। अब यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं आसानी से। R हमारा रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट होती है ओम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और L लंबाई की होती है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगी हमारी ओम मीटर, यानी जो रजिस्टिविटी की यूनिट है वो होती है हमारी ओम मीटर। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2020 में पूछा है सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान की सुरक्षा के लिए पूछा है कि कौन सा रजिस्टर हमें यूज करना है। वो करते हैं हम वैरिस्टर रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में पूछा है रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। देखिए जो हमने अभी पीछे कराया था कलर कोडिंग के हिसाब से हमें इस प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है। कुछ इस प्रकार का हमें प्रतिरोध दिया है, 4 बैंड है हमारा। पहला है हमारा रेड, दूसरा है हमारा ग्रीन, और तीसरा है हमारा ऑरेंज, और चौथा है हमारा गोल्ड। देखिए जो रेड होता है वो होता है हमारा BB रॉय यानी 2, ग्रीन होता है BB रॉय ग्रेट बिट 5, ठीक है ना। और फिर हमारा होता है ऑरेंज BBRO, ऑरेंज होएगा हमारा 10 की पावर 4, गोल्ड हो जाएगा हमारा ±5%। तो देखिए कौन से ऑप्शन में मिला है 25 इंटू 10 की पावर 4 ±5%, 10 की पावर 4 ऑरेंज नहीं, ऑरेंज के लिए होता है हमारा BBRO, ये 3 होएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा 10 की पावर 3। तो राइट आंसर इसका बनता है ऑप्शन सी। देखिए इसके कलर कोडिंग के से निकालने के लिए हमें टेबल का याद होना जरूरी होता है। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी 25 इंटू 10 की पावर 3 ±5% ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में पूछा है। देखिए फिर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म वो आ गया है क्वेश्चन। कहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है यानी बैलेंस्ड कंडीशन है, और हमें RDC की वैल्यू निकालनी है। वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इंटू R इक्वल टू Q इंटू S। P हमें दिया है 400 ओम, R हमें निकालना है, और Q हमें दिया है 200 इंटू 12 ओम। तो R की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 200 इंटू 12 अपॉन 400, 200 दिया और 2 छिक्का, तो यानी R की वैल्यू आ गई हमारी 6 ओम। कितना आ गई है 6 ओम इसकी वैल्यू आ गई है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 में पूछा है वोल्टमीटर V का पाठ्यांक बताइए। देखिए वोल्टमीटर V, देखिए जहाँ पे ये जूम कर रहा हूँ मैं, ये हमारा यहाँ पे ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में मैंने आपको बताया था धारा हमारी हो जाती है यानी करंट हो जाता है हमारा 0, और रेजिस्टेंस होता है हमारा इन्फिनाइट। देखिए जब हमारी करंट 0 हुई है तो जो वोल्टेज होगी हमारा वो बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो धारा हमारी 0 है तो वोल्टेज हमारा बढ़ना है। वो कितना बढ़ेगा, जितना वोल्टेज स्रोत हमारा जुड़ा हुआ है। वोल्टेज स्रोत हमारा 18 वोल्ट का जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी वोल्ट मीटर 18 वोल्ट ही दिखाएगा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में पूछा है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। सीरीज का पूछा है कि क्या उपयोग होता है। वोल्ट मीटर संयोजन, वोल्ट मीटर हम पैरेलल में जोड़ते हैं। बी में कहा है घरों में प्रकाश से परिपथ, वो भी हम पैरेलल में करते हैं, समांतर में करते हैं। ऑप्शन सी में कहा है एमीटर में शंट प्रतिरोध, एमीटर में शंट प्रतिरोध भी हम पैरेलल में जोड़ते हैं। और ऑप्शन डी में वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, ये हाँ जो वोल्ट मीटर में हम मल्टीप्लायर प्रतिरोध जोड़ते हैं वो हम श्रेणी में जोड़ते हैं। तो यही पूछा था कि जो श्रेणी क्रम का उपयोग है वो कहाँ पे होता है, वो ऑप्शन डी में होता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर पूछा है क्या प्रभाव होता है। आर हो जाता है हमारा इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं, ये गलत है, प्रभाव तो कोई पड़ना है। और बी में दिया है खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी 9। सी में दिया है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा और खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज आपूर्ति नहीं दिखेगा। देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन किया है कि हमारा खुला, यहाँ पे अगर कुछ हमारा खुला प्रतिरोध जाता है तो अगर हम उस खुले प्रतिरोध के दोनों सिरों पर वोल्ट मीटर से नापते हैं तो जितना हमारा वोल्टेज स्रोत होता है उतना ही वहाँ पे वोल्टेज स्रोत दर्शाता है। जो ऑप्शन सी में का है कि खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा। तो ये राइट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। देख R3 की वैल्यू निकालनी है हमें। R3 की वैल्यू हम जैसे हमने ये वाला किया था ऐसे हम R3 की वैल्यू आसानी से निकालने वाले हैं। वो कैसे निकालने वाले हैं देखिए हम आपको दिखा देते हैं। देखो क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, ये हमारा R1 है, यहाँ पे ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। ये हमारे यहाँ पे वोल्टेज जोड़ दिए हैं, कितने हैं 24 वोल्ट हैं। और R1 दिया हमें 4 ओम, R2 दिया है 6 ओम और R3 हमें निकालना है। और जो I है ये हमारी 12 एम्पियर है। देख जिस प्रकार हमने उसमें निकाला था R3 की वैल्यू, R3 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें V3 का पता होना चाहिए और I3 का हमें पता होना चाहिए। V3 तो हमारी 24 वोल्ट है, यहाँ पे भी 24 वोल्ट, यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन I3 की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी होगी। KCL हम इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम I1 निकालेंगे, उसके बाद I2 निकालेंगे, उसके बाद I3 निकालेंगे। देखिए I1 किस प्रकार निकालेंगे। I1 इक्वल टू V1 अपॉन R1। V हमारा है 24, R हमारा 4 और हमारा हो जाएगा 4 6 24, तो आ जाएगा हमारा 6 एम्पियर। I2 हो जाएगा हमारा V2 अपॉन R2। V2 हमारा 24 अपॉन R2 हमारा 6, तो 6 चौक 24, ये आ गया हमारा 4 ओम, सॉरी 4 एम्पियर। अब KCL अप्लाई करेंगे तो आने वाला करंट I इक्वल टू जाने वाला करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। I हमारा 12 एम्पियर इक्वल टू I1 6, I2 4, I3 हमें निकालना है। तो I3 निकालेंगे 12 माइनस 10 हो जाएगा, यानी 2 एम्पियर हमारा I3 आ गया है। अब इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। V3 हमारा कितना है 24 अपॉन I3 हमारा कितना है 2 एम्पियर 2, तो आ गया हमारा 22 ओम। कितनी वैल्यू है 12 ओम। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, 12 ओम इसकी वैल्यू आई है R3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपथित कर दिया जाए। देखिए शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में हमने आपको बताया था हमारा रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा और धारा हमारा इन्फिनिट हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया है हमें। परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। सही बोल रहे हैं कि जो परिपथ का टोटल प्रतिरोध है, टोटल रेजिस्टेंस वो हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। और बी में दिया है सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी 9। सी में दिया है प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा 9। डी में दिया है कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी 9। जो ऑप्शन ए में कहा है कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा पूरे सर्किट का वो हमारा शून्य हो जाएगा, ये राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 28 में कहा है यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। कि प्रतिरोध में वृद्धि के साथ इसके प्रतिरोध का भी मान बढ़ रहा है तो वो प्रतिरोध कौन सा होता है, वो हमारा सेंसिस्टर प्रतिरोध होता है, जो ऑप्शन बी में दिया है सेंसिस्टर प्रतिरोध। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। विद्युत मात्रा होती है हमारी क्यू इक्वल टू होता है IT। तो राइट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन ए, करंट इनटू टाइम। राइट आंसर ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 में पूछा चालकता की इकाई क्या है, यानी कंडक्टेंस की। रेजिस्टेंस की हमारी ओम होती है और कंडक्टेंस की हमारी
मोह होती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। 31 में पूछा है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। सीधी डेफिनेशन दी है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन हमारा ताप गुणांक कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, जो ऑप्शन डी में दिए हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में पूछा है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग करते हैं। अगर हमें बैटरी की ध्रुवता जांचनी है तो वो मीटर का यूज पूछा है, कौन से मीटर का यूज करेंगे, वो करेंगे हम मूविंग कुंडली वोल्ट मीटर यानी मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। इसको डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में। तो राइट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 में पूछा है कि R2 इन द रेजिस्टेंस श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात मान बताइए। R2 में वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू पूछी है कितनी होने वाली है। देखिए जो हमारा ये श्रेणी परिपथ है, श्रेणी परिपथ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, I की वैल्यू निकाल लेंगे। I की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए I इक्वल टू वी अपॉन आर। वी तो हमारे पास में 50 है लेकिन R हमें निकालना पड़ेगा। R की वैल्यू है हमारे पास में 100, 200, 300, 300, 300, 600 और 400 यानी 1000। तो I निकल कर आएगा हमारा 2 और 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा 50। तो 0.5 हमारा एम्पियर आ जाएगा। लेकिन पूछा है वोल्टेज पाथ यानी वोल्टेज ड्रॉप बताना है हमें R2 में। तो V इक्वल टू हमारा हो गया I इंटू R2। I हमारा 0.5 है और R2 हमारा 200 है इंटू 200, तो हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 वोल्ट। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, 10 वोल्ट हमारा वोल्टेज ड्रॉप आता है R2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में पूछा है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए में दिया है परिपथ में फ्यूज। हाँ, परिपथ जो हमारा फ्यूज होता है हम उसको श्रेणी में ही जोड़ते हैं फेज के। और बी में दिया है वोल्टमीटर संयोजन हमारा पैरेलल में होता है। सी दिया है घरों में विद्युत लैंप में हमारा पैरेलल में लगता है। और डी एमीटर में शंट प्रतिरोधक भी हमारा पैरेलल में लगता है, लेकिन जो हमारा फ्यूज होता है वो श्रेणी में लगता है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में पूछा है 1 ओम से 100 किलो ओम तक का मापन हेतु कौन सी विधि का यूज करते हैं। 1 ओम से 100 किलो ओम तक का हमें मापना है तो हम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का यूज करते हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में पूछा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध की यानी रजिस्टिविटी की पूछा है, रो की पूछा है, वो हमने आपको निकाल कर बताया था, वो होता है हमारा ओम मीटर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 में दिए हैं कलर कोडिंग के हिसाब से हमें निकालना है कि हमारा इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है। तो देखिए कुछ इस प्रकार दिए हैं हमें कलर कोडिंग। 4 बैंड हमारा रजिस्टर है, यहाँ पे दिया है ऑरेंज, रेड एंड सिल्वर। ऑरेंज का होता है हमारा 3 और 3 इंटू रेड होता है BB रोए 10⁻², और सिल्वर होता है ±10%। तो देखिए 3300 हो जाएगा हमारा, 3300 ±10% ओम। तो जो ऑप्शन बी में दिया है इसका राइट आंसर बन जाएगा 3300 ±10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 38 में पूछा है श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोधक R2 का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया है परिपथ में धारा को सीमित करना, नो। बी में दिया है मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, नो। सी में दिया है संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करते हैं। जी हाँ, जो हमारा ये ओम मीटर होता है और जो इसमें हम शंट प्रतिरोध लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं जो इसकी मीटर की पॉइंटर है उसको शून्य समंजित उसको कर सकता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में पूछा है कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, देखिए सीधा फॉर्मूला होता है हमारा ऊष्मा का H = I²RT। अगर हमारा कोई धारा का वर्ग है तो वो प्रभावित करेगी, रजिस्टर है तो वो प्रभावित करेगा, अगर टेम्परेचर है तो वो प्रभावित करेगा ऊष्मा को। तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं क्या दिया है, वोल्टेज। देखिए वोल्टेज का तो यहाँ पे कोई जिक्र है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। बी में दिया है धारा का वर्ग, जी हाँ, अगर हमारा धारा का वर्ग है तो ये ऊष्मा को प्रभावित करेगा। और सी में दिया है प्रतिरोध का वर्ग। देखिए अगर यहाँ पे केवल प्रतिरोध होता, वर्ग ना होता तो प्रभावित करता, लेकिन यहाँ पे दिया है प्रतिरोध का वर्ग, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी में दिया है उससे प्रभावित धारा, यहाँ पे धारा का वर्ग होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में दिया है धारा का वर्ग
ऊष्मा को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। R4 पर निकालना है हमें, R4 पर हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। वो कैसे निकालेंगे देखिए, हम आपको बता देते हैं। देखो कुछ इस प्रकार दिया है सर्किट डायग्राम हमें। एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे जुड़ा है, एक हमारा यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे 220 वोल्ट है हमारी, ठीक है ना। तो इसकी जो R1 है ये हमारा 36 ओम है, और R2 हमारा 40 ओम है, और ये हमारा 50 ओम है R4, और R3 हमारा है 60 ओम। तो इस R4 में हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। सबसे पहले हम इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें I की ज़रूरत है। तो I की ज़रूरत होने के कारण हम फॉर्मूला लगाते हैं I = V/R। V तो हमारे पास में है 220, लेकिन R की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा किस प्रकार निकलेगा, सबसे पहले हमारा ये समांतर में है, इसको हम सोल्व करेंगे। समांतर में होने के कारण हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे 1/R = 1/40 + 1/60। तो 240 ऊपर हो जाएगा हमारा 6 + 4 यानी 240/10 हो जाएगा, यानी 24 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो इसकी यहाँ पे अगर हम एक रजिस्टर लगा दें, इसकी वैल्यू आती है 24 ओम। अब ये 36, 24, 50 हमारा श्रेणी में आ गए हैं। तो श्रेणी में आने के कारण RT हमारा आ जाएगा 36 + 24 + 50, टोटल आ जाएगा 110 ओम। अब इस वाले फॉर्मूले में I की, अब टोटल रेजिस्टेंस हमारा 110 आ गया है, I की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। V हमारा 220 है और हमारा R आया है 110, ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा ही पूरा हुआ है। I की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई है। अब हमें निकालना है R4 में वोल्टेज पात, यानी वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है V = IR। अब V हमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। I हमारा 2 है, R हमारा 50 है, तो इक्वल टू आ गया हमारा 100 वोल्टेज का इसमें R4 में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में पूछा है, लाइट डिपेंड रजिस्टर LDR का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। अगर उसमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध घटेगा। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 43 में पूछा है, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र होता है। डीसी परिपथ में पूछा है कि जो हम शक्ति की गणना करते हैं उसका फॉर्मूला, उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, P = VI, P = V²/R और P = I² R। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है V × T, नो। बी में दिया है धारा इंटू वोल्टेज यानी V × I, ये राइट है। और सी में दिया है धारा इंटू प्रतिरोध, ये भी गलत है हमारा। और डी में दिया है वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। केवल हमारा P = VI हमारा राइट बनता है, जो ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 44 में कि 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये P तो दिया है हमें 250 वाट और वोल्टेज दिया हमें, पावर दिया हमें 200 और वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट। और निकालना क्या है, R का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या मिलेगा, V²/P। तो V हमारा क्या है, 250 × 250/200, ये कैंसिल, 625/2। तो हमें क्या मिलेगा देखने को, 312.5 ओम। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 312.5 ओम। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में कहा है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। देखिए हमने पीछे भी बताया था, जो हमारा ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट में हमारा R होता है हमारा इन्फिनाइट और I होती है हमारी 0, और शॉर्ट सर्किट में हमारी क्या होती है, R = होता है 0 और I = होती है इन्फिनाइट। इसने पूछा है कि हमारा ओपन सर्किट है तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, वो होगा हमारा 0 हमारा ओम होगा, शून्य नहीं होगा, R होगा हमारा इन्फिनाइट। ये रहा हमारा R होता है इन्फिनाइट। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में कहा है, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में किस प्रतिरोध में से सबसे कम धारा बहाव होगा।
देखिए समांतर प्रतिरोध में जौन सा प्रतिरोध सबसे अधिक होगा उसमें से धारा सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो आई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r के। तो यानी अब अगर हमारा प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा उसमें कम बहेगी। तो जो 560 हमारा सबसे अधिक है तो इसमें सबसे कम धारा बहने वाली है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में कहा है ताम चालक यानी कॉपर कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? वो होता है हमारा 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा याद करने का डाटा है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 48 चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? देख जो चालक का प्रतिरोध पूछा है, अगर प्रतिरोध का नियम की बात करें, एक नियम होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, दूसरा होता है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। वही पूछा है कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? वो होता है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो ऑप्शन डी में दिया है। तो प्यारे दर्शकों, मुझे उम्मीद है आज हमने आपका समय ज़्यादा ले दिया है और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके जो 48 क्वेश्चन हमने आपको डीसी सर्किट से कराए हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका उस कमेंट का जवाब हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है जिस प्रकार आपको पीछे के लेक्चर पसंद आए हैं, आज का भी आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का ज्ञानवर्धन करने के लिए वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए आईटीआई एग्रो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा ME05 होने वाला है। उसमें हम मैग्नेटिज्म और कैपेसिटर के ऊपर अच्छे MCQs लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।